ओके, अभी 7 लाख इसको सैलरी मिली है किस साल की? अपने साल की, और पिछले साल दी ऐड करेंगे 21 की सैलरी 22 में मिली। अरार एरियर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। इसमें ऑप्शन तब एक्सरसाइज करेंगे जब पिछले साल का पूरे न्यूमेरिकल का डाटा दिया हो। अगर पिछले साल का पूरा डाटा नहीं दिया हुआ तो इसको मैं पिछले साल जाके इनकम में गिरा नहीं सकता। ऑप्शन 2 होती थी कि इसको पिछले साल की इनकम में गिराओ जाके, तो पिछले साल ने कहा मैं अपना डाटा ही नहीं दे रहा, तो फिर जनरल रूल लगाएंगे, सैलरी को रिसीट बेस पर टैक्स करेंगे। पिछले साल का डाटा नहीं दिया हुआ सवाल में, कि पिछले साल उसने 12 महीने नौकरी की या कितने महीने नौकरी की, और पिछले साल क्या क्या उससे डाटा, उसे हाउस रेंट अलाउंस कितना था डोमेस्टिक, पिछले साल का डाटा नहीं दिया हुआ, इसलिए जनरल रूल लगाएंगे। सैलरी को किस बेस पे टैक्स लगाएंगे? रिसीव बेस पे। बासेत हम काटने लगे हैं सर, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। और तुझे नहीं काटना, तेरी सैलरी पे टैक्स काटना है। कोई नहीं, एंड पे माइनस कर लेंगे, इसको लिख लिया करें, एंड पे माइनस कर लेंगे, फिर एंड पे भूल जाया करें। चलें, अदर इंफॉर्मेशन। अल्लाह अकबर, सोना सोना सोना, किन्ना सोना? 2 लाख का सोना एज अ तोहफा फ्रॉम हिज न्यू फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड। टीआरसी का दोस्त मिला इसको और इसने कहा बेटा तो तेरी याद आ रही थी बहुत, मैं तुझे ढूंढता आया हूं, तेरे लिए गोल्ड लाया हूं 2 लाख की। ये फ्रेंड है रिश्तेदार है? पा दो अदर सोर्स। वर्किंग नंबर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सोना या चांदी? सोना नॉट फ्रॉम रिलेटिव। 2 लाख का सोना। बासित ए चूड़ी दा की करेगा? मैं बुढ़ी वास्ते रख ले, चींग दी बुढ़ी सी, मेरी बुढ़ी दा कोई डाटा नहीं सवाल। हाँ नहीं, आगे चलें। On Jacob April 2022 he left the WhatsApp group. He left for UK. मुझे बताएं मक्खियां कितना अरसा मारता रहा? हाथ खड़ा करके बताने। 2 महीने मक्खियां मारी। वेल डन। किस दिन रिजाइन कर दिया था? जनवरी, फरवरी, मार्च क्या करता रहा? यार वो लॉ अरेंज करो, ये तो ऐसे आगे से क्लास में एक तो रखा करो 2-3 इस तरह की चीजें। तो ही लेफ्ट द यूके, तो 2 महीने तो पाकिस्तान में झाक मारता रहे, ठीक है। नहर वाले पुल पे जाके बैठ जाता था, शाम को वापस, फिर अगले दिन सुबह बैठ जाता, फिर शाम को वापस। और एक दिन यूके वालों ने कहा आजा हमारे पास भी पुल है, वो फिर इधर से पाकिस्तान से छोड़ के चला गया। जैसे ही जहाज उड़ा, लोगों ने कहा ही लेफ्ट, यूके वालों ने कहा एंड ज्वाइंड ऑलिवर लिमिटेड एज अ नौकर। आ जाओ साडे को नौकर बन। एट अ मंथली सैलरी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 3200 मंथली। अप्रैल, मई, जून, ओ मैं उत्थे ही हाँ हले ही रिमेंड हाला शीता, मैं उत्थे ही हाँ, मेरी लाश आएगी मेरी। ही रिमेंड अब्रॉड टिल एंड ऑफ टैक्स ईयर 2022 के एंड तक वहीं रहा। वो खाला शीता ने पूछा वो भी कटते ने? नहीं खाला उन्होंने नहीं कटिया, पता नहीं क्यों, वेख लें कटते नहीं यूके वाले, नहीं खाला उन्होंने नहीं कटिया। तो यूके वालों ने टैक्स ताता नहीं ताता। चलें, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी तमाम होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में वही फर्क है जो आप में और आपके साथ वाले में, मतलब कोई फर्क नहीं।
इनकम फ्रॉम सैलरी, फॉरेन इनकम। भाई सैलरी जब बाहर के मुल्क की आ जाया करे तो इधर आ जाया करें आप। ये पेज नंबर है हमारी किताबों के अंदर 124-1। फॉरेन टैक्स ताता नहीं ताता, चलो कोई मसला नहीं, सिटीजन ही होगा अगर वो कुछ सवाल में नहीं लिखा हुआ, या लिखा हुआ है सवाल के शुरू में सिटीजन है पाकिस्तान का, नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट सिटीजन एज्यूम कर लें, उसको कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ये खाला सारा के घर ही पैदा हुआ, इधर ही पाकिस्तान नहीं है, सिटीजन सिटीजन एज्यूम कर लें। एंड रिमेन्स अब्रॉड, भाई ने कहा रिमेन्स अब्रॉड, मैंने कहा सिटीजन है, कहता रिमेन्स अब्रॉड, एंड रिमेन्स अब्रॉड, यस। अकल नहीं दे मौजा ही मौजा, मतलब मौजा ही मौजा। ये 3200 पाउंड क्या हो जाएगा, लेकिन इसको ऐड करके लेस करेंगे। एक्सचेंज रेट कितना है 250। वैसे असूली तौर पे हर महीने का अलग गिवन होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। 250 रुपए, मतलब असूली तौर पे ये होता है कि जिस महीने आपने इनकम कमाई उस महीने का रेट लगना चाहिए, असूली तौर पे ये होना चाहिए। लड़ लो, हाँ की मसला है 10, हाँ की मसला है की समझ नहीं आई कि फॉरेन सैलरी है। यूके किथे है, यूके मियां वाली दे पिंड च है। फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया, यस पे किया, नहीं पे किया, रिमेन्स अब्रॉड है, यस। आ जा, हाँ बंदे लेके आई। वर्किंग नंबर 5, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इनकम एग्जेम्प्ट। जी बताएं जी कितनी, 3200 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जवाब आएगा, 3 महीने की सैलरी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में। इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्सचेंज रेट से 224, इसको ऐड करके लेस करेंगे 24,000 आता है। पांडे कली करा लो, कैलकुलेटर सही करा लो, मल्टीप्लाई करना सीख लो, मल्टीप्लाई करना सीख लो। ठहर जाओ, वो मेरा बैक स्पेस किथे गया। मारो जरा चाहती हूँ 24 ना पंगे लिया करो ना। जी माय डियर, हाँ साल के आखिरी दिन अब्रॉड, यानी अब्रॉड ही रहा हो, बीच में आ सकता है खाला नजमा की शादी पे, यानी कि 1-2 दिन के लिए मई में आ जाए, गर्मियों में शादी रख दी उन्होंने खाला नजमा ने। अच्छा पॉइंट 3, while residing in UK, यूके में लेटे लेटे, रिजाइड क्या होता है, अच्छा रहते हुए, मैं ये लेटने को कहते हैं। while residing in UK, यूके में लेटे लेटे बासित सर्व कर रहा है एज अ विजिटिंग, अच्छा सॉरी इसके लिए तो चल के जाना पड़ता होगा, एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट अ यूनिवर्सिटी, ना तो 10 दिन दा यूके दी यूनिवर्सिटी दा चल। ही अर्नड माइनर ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1500 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। लेक्चर झाड़ा जाके उधर लेवल चेक किया बासित का, लेक्चर झाड़ा, इधर घर में कोई सुनता नहीं, और अक्सर होते हैं लोग, ये घर में कोई नहीं सुन रहे होते, बाहर while residing in UK, Basit served as visiting faculty member at university. He earned Great Britain pound of 1500 from the university and incurred expenditure of Great Britain pound 500 for providing services at university. इसको आप सैलरी इनकम नहीं कहेंगे, विजिटिंग फैकल्टी सैलरी इनकम नहीं होती। विजिटिंग फैकल्टी जो है वो असल में आपने 8 घंटे की ड्यूटी नहीं देनी होती, आपने बस जितना आपके पास टाइम है घंटे 2 में जाके ले झाड़ नहीं होते हैं उधर जाके,
आप लेक्चर झाड़ के आ जाते हैं, तो ये इसको अदर सोर्स में डाल दें, बिजनेस में डालना मुनासिब नहीं है, इसको अदर सोर्स में डाल दें। अब इस पे कौन सी वाली प्रोविजन लगेगी भाई? जब सैलरी का चैप्टर हो, जब बाहर के मुल्क में जाके सैलरी कमाएं, तो आपने खोला करना है चैप्टर 7। जब बाहर के मुल्क में सैलरी कमाएं तो आपने खोला करना है चैप्टर 7। और अगर बाहर के मुल्क में आप सैलरी ना कमाएं, इसके अलावा अगर आप कोई भी इनकम बाहर के मुल्क में कमा लें, तो फिर आप लोगों ने चैप्टर 7 नहीं खोलना। चैप्टर 7 से पिछला चैप्टर है चैप्टर 6, जिसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 88 के ऊपर, वेयर आर रेजिडेंट, रेजिडेंट है ये क्योंकि अप्रैल तक पाकिस्तान में था, वेयर आर रेजिडेंट डिराइव फॉरेन इनकम, ये फॉरेन इनकम कमा रहे बाहर की यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके, ऑन विच फॉरेन टैक्स इज पेड, हाँ फॉरेन टैक्स भी पे किया, ऑन विच फॉरेन टैक्स इज पेड अ टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड। जैसे थोड़ी देर पहले उसने बाहर के मुल्क के अंदर बिजनेस किया था, उस पर हमने टैक्स क्रेडिट दिया था। इसने बाहर के मुल्क में बिजनेस किया या बाहर के मुल्क में अदर सोर्स, तो बाहर के मुल्क में सैलरी कमाए तो कौन सा चैप्टर देखना है? 7। और बाहर के मुल्क में सैलरी के अलावा कोई और इनकम कमाए, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कोई भी इनकम कमा ले, तो हमने कौन सा चैप्टर देखना है? 6। तो इसलिए चैप्टर 6 में मैं आया हूं। तो आप देख लेते हैं कि बाहर के मुल्क में इसने अदर सोर्स कमाई कितनी और उस पर टैक्स कितना कटा। जैसे भी मैंने आपको सवाल दिखाया था, 5 लाख बिजनेस की जगह अदर सोर्स है सवाल में, फर्ज करें, और उस पर टैक्स है 40,000। तो वही कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेटा शेटा अवेलेबल नहीं है तो डेटा बड़ी मेहनत करके निकालना पड़ेगा। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर डेटा अवेलेबल है। While residing in UK, he served as ये he earned, कट कटा के रिसीव नहीं, प्यार करें इसको। आज बहुत अरसे बाद ये आया है। He earned या रिसीव्ड कट कटा के। अर्न का मतलब होता है इसको डिवाइडेड बाय करके कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मेन इनकम है बस आपकी। तो इसको ये कोई कट कटा के नहीं है, ये तो ऑलरेडी सही फिगर है 1500, यानी ये कोई 1312 रुपए या इस तरह के फिगर नहीं है कि कट कटा के पड़ी हो। ये अर्नड आज दे दी इसने। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इनकर्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 500 फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड। यूनिवर्सिटी ने काटा है लेकिन वो 1500 में से नेट नहीं हुआ 225। और वरना एक और लाइन भी कभी कभी लिखी होती है, द अमाउंट इज नेट ऑफ, वो भी नहीं लिखा हुआ इसने, बस इसने बताया कि यूनिवर्सिटी ने टैक्स काटा है। तो हमें मेहनत करके अब ये दो फिगर्स निकालनी पड़ेंगी, 5 लाख की तरह की और 40,000 की तरह की। और याद रखिएगा ये जो बाहर के मुल्कों में बिजनेस होते हैं ना, या जो भी होते हैं, इसमें खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत होती है। बाहर के मुल्कों में अदर सोर्स से खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत है। तो अदर सोर्स के चैप्टर में तो लिखा होता है एनी एक्सपेंडिचर, तो अदर सोर्स के चैप्टर में डालें इसको, कोई भी एक्सपेंडिचर है माइनस करेंगे, उठाएं किसके। वर्किंग नंबर 6, वर्किंग नंबर 6, इनकम फ्रॉम। तो अगर फॉरेन सैलरी कमाएंगे तो चैप्टर 7 खोलेंगे, फॉरेन सैलरी के अलावा कोई और फॉरेन इनकम कमाएंगे तो चैप्टर 6 खोलेंगे। मतलब खोल नहीं लेना, मतलब खोल के कुछ आगे देखना भी और अप्लाई भी करना है, खोलेंगे, खोल लिया जी। ग्रॉस रिसीट लेस खर्चे, ये निकलेगी मेरी बासित की इनकम, ये निकलेगी बासित की इनकम। इस पे फिर टैक्स इधर निकाल लीजिएगा क्योंकि इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट देने आप लोगों ने। मैंने अभी भी पिछले सवाल में वो कहा था फॉरेन इनकम पे टैक्स साथ ही निकाल जाया करें ताकि न्यूमेरिकल के फेस पे जाके मसला ना हो। आप बताएं बाहर के मुल्क में कितना कमाया? 1500 नहीं, मैं खर्चे अलग से माइनस कर रहा हूं, मैं खर्चे अलग से माइनस कर रहा हूं, मेरी मर्जी। 500 यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था चैप्टर 4 में, फॉर कैलकुलेटिंग इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम द अमाउंट्स चार्जेबल लेस डिडक्शंस। ये बात पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि इस तरह हम करते आ रहे हैं, रेंट में से रिपेयर अलाउंस भी तो माइनस करते थे, तो चैप्टर 4 में ये बातें पढ़ी थी।
अब आप क्या शर्मिंदा करवाएंगे अपने आप को, सॉरी, अब आप क्या याद करवाएंगे अपने आप को? हमने चैप्टर 4 में आते ही पढ़ा था, द इनकम अंडर एवरी हेड ऑफ इनकम शैल बी टोटल चार्जेबल अमाउंट्स अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस। तो ये तो हर चैप्टर में यही हो रहा है, रेंट के इनकम प्रॉपर्टी में भी यही करते थे, टोटल चार्जेबल अमाउंट्स लेस डिडक्शंस। रेट कितने? 250। ये जवाब रुपीज में आएगा, इसको फिर 1000 में जरा कन्वर्ट कर दीजिएगा। 37125 माशाल्लाह। 2.5 लाख रुपया इसने कमाया बाहर के मुल्क में। वो जो हमारे सवाल में था ना, बिजनेस इथोपिया में 5 लाख रुपया था ना, तो इसने बाहर के मुल्क में कमाया 2.5 लाख रुपया। इस पे टैक्स कितना दिया है? कल के सवाल में 30% दिया था, सगीर वाले सवाल में 8% दिया था बाहर के मुल्क में टैक्स। हमें क्या बाहर के मुल्क में क्या रेट है? इस सवाल में कितने रह गए हैं तू? इस सवाल में बाहर के मुल्क में कितना टैक्स दिया है? 225। टू टू फाइव ज़रब एक्सचेंज रेट क्या है? भाई ये किसी ने क्लास के पास में 250 की बरात कितों आई थी? 250 250 250 250। ओ शो, मेरे 250 पे मक्खी बैठ गई थी इसलिए मुझे नजर नहीं आया। भाई ये 250 ध्यान दो। वो शरबत का ग्लास थल्ले रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट, आप टोटल्स फेस बनाना है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। सवाल की रिक्वायरमेंट थी, डू नॉट सॉल्व, ओ कंप्यूट द टोटल इनकम, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड कंप्यूट द नेट टैक्स पेएबल बाय बासित और रिफंडेबल टू बासित। शो ऑल एक्सक्लूजन्स, जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं उनको शो करो। कोई चीज एग्जाम्प्ट है उसको भी शो करना है। सैलरी भी एग्जाम्प्ट थी, मैंने शो किया है। जिन चीजों को एक्सक्लूड करो, एग्जाम्प्ट करो, किसी चीज को डिसअलाउंसेस तो बिजनेस के न्यूमेरिकल में होते हैं आमतौर पे, उनको शो करो। रिक्वायरमेंट में बी और सी छोड़ें। कैपिटल गेन कहाँ गया? वो इधर पड़ा हुआ है। वर्किंग बाय बाय पर परेशान हो रहे हैं। साड़ी वर्किंग 2 से 3 कितों गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मैं इधर क्यों वापस आया हूँ? देखिए जिंदगी के 2-3 सेकंड आया हो गए। नहीं 2 और 3 से पहले 1 पे लिखाओ। मुंह सेट कर लें जरा, सफा झाड़ लें। लिखें आप इनकम फ्रॉम सैलरी। इंशाल्लाह 2-3 दिन में कोशिश करूंगा मिस्टर बासित इनकम और टैक्स देयर ऑन और टैक्स ईयर ना लिखूं, फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपको भी आदत पड़ जानी है। कोई बहुत सादा बैठा उसे समझा दिया करें सर ने क्या बात की है। इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा ये जमा करने के लिए बंदा ले जाइएगा, ये छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है 8604। वो रनर नहीं होता। पापा के लुट मचा दी हुई है। हॉस्टल वाले कहते हैं लाइट कभी बंद भी कर छड़िया कर। फ्रेश माइंड के साथ पढ़ा करें। कोई बंदा ऐसे पढ़ता है किताब रखी हो सामने और ज़हन इधर निकला और निकला 4-5 मिनट बाद, ऐसा होता है? ये कब से मसला है? 7th क्लास से 6th से? किताब के ऊपर सो जाते हैं। रिस्पेक्ट किया करो भाई किताब की। हाँ बोलें भाई। वर्किंग 2
कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का अगर लॉस आए तो सिक्योरिटीज के गेन के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस ना हो सके तो अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर। इसको नीचे नोट में मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी इसको बस लिख लें डैश डाल के, इसको माइनस ना करें यहां से। ये लॉस है, जरा इसको इग्नोर करें, जिंदगी में कुछ इग्नोर करना भी सीखें। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक, भाई बैठे बैठे नींद आती है तो खलो जाया करें क्लास में। वर्किंग 3 हो गई, वर्किंग 4, इनकम फ्रॉम अच्छा, आज मुझे लगता है कि टैक्स कैलकुलेट करने के बाद कोई ज्यादा स्यापा प्रोग्राम नहीं है, शायद फॉरेन टैक्स क्रेडिट है एक आधा। इनकम फ्रॉम बासित, ये सोना कहां से आया? कहते हैं ये मेरे दोस्त ने दिया, पीआरसी में साथ बैठता था, उस वक्त समोसा नहीं खिलाता था, और आज जो है वो सोना लेके आ गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉरेन सोर्स एग्जाम्प्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉरेन सोर्स इनकम, $250 टोटल करें 45 जी। कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम है सिक्योरिटीज की, लेकिन माइनस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो लॉस है ना। सिक्योरिटीज में सिक्योरिटीज बोल रहे हो कि तो एग्जाम में होते थे, लॉस है, सिक्योरिटीज को माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि उस पर लॉस था, तो अब उसको लेस करने की जरूरत नहीं। आगे चलें, बस सैलरी के साथ आपने एग्जाम लिखा हुआ है, ये जो आप लिख रहे होते हैं ना साथ सेपरेट ब्लॉक एग्जाम, ये चीजें होती हैं जो बताती हैं क्या माइनस करना है। तो लेस इनकम फ्रॉम सैलरी, जो बाहर के मुल्क में कमाई है वो माफ है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माफ नहीं है। नाइन जीरो ज़कात एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑन मुन्ना मुन्नी शुन्ना शुन्नी डबल अंडरलाइन। ओए सरचार्ज लगते लगते रह गया इस पे, काश थोड़ा सा और कमा लेता, सरचार्ज भी लग। अच्छा खुदा के लिए ना मिटाइएगा, मैंने तस्वीर खींचनी थी, मैं कौन सा नोट कर रहा होता हूँ साथ साथ। जो सोता है वो खोता है, मिस करता है, यानी भाई गाय को मुतवज्जे कर दें साथ वाले, गाय प्लीज बी अटेंटिव, GUI गाय। टैक्स कैलकुलेट करें, इसके ऊपर जरा 75% लगाएं, सैलरी उससे ज्यादा है। अच्छा जिसको ये पता नहीं चल रहा होता ना उसको अब छोड़ दें, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, कहते ये एक ही हो जाता है एकदम 75% लाना। फॉर्मेट कर लो, टैक्स निकालने पहले
पहले कहते थे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल शुरू है, खुदा के लिए इतने ना करें, मुझे ख्वाब में आ रहे हैं। फोर 9 2 3 5 0। आज हम ग्रुप ओपन करें, जंक फूड की तस्वीरें मंगवाएं आपसे? नहीं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये फॉरेन इनकम है, इसको तो माफ ही कर दिया ना सिरे से। देखें, जिस चीज को माफ कर दें उस पर तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। लेस शो, मुझे कैसे पता चलेगा किस वक्त क्या करना है? न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, ओके शो। फॉरेन जब कहा जाता था बार बार रिवाइज कर लो तब होता नहीं था, अब जब करने लगे हैं तो मुझे तो भूल गया है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लोअर ऑफ, चंगे आ रहे लाया सवाल ने। फॉरेन टैक्स क्रेडिट पाकिस्तान टैक्स। जी बिलाल को तैयारी करें, आधे घंटे में निकलना मैंने। फॉरेन टैक्स है, फॉरेन टैक्स है, फॉरेन 56 2350 की चपेट पड़ी अगर 9054 पे, तो बताओ कि 250 पे कितने की चपेट पड़ती? 65 की। अब बताएं बड़ी वाली चपेट कौन सी है, छोटी वाली चपेट कौन सी है? ऐसी वाली चपेट जिसमें 5 पहले आ रहा है और 6 बाद में आ रहा है, 50। इसको बाहर ले जाएं। डबल 2 9 4। पढ़ के लुट में चाहते हैं या लुट में चाहने की बात पढ़ते हैं? फॉर्मेट की रह गया, कहते सेपरेट ब्लॉक नहीं है, नहीं है ना सवाल में। कहते चलो आगे, हमने कहा नहीं ढूंढ लो सिक्योरिटीज, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपने 0 लिखना है तो लिख दें इधर, चलो लिख दें, शो एक्सक्लूजन्स एंड टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। हाँ, इस तरह की चीजें सीख लेते हैं जल्दी आप। टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, सोची पे आते बंदा गया। डिविडेंड के ऊपर टैक्स, यार पिछले सवाल वाला ले लेना, रिवीजन हो जाएगी। अच्छा पिछले सवाल वाला नहीं लेना होता, ओके सॉरी। टोटल टैक्स लाइबिलिटी तो वही है, ताते एम्प्लॉयर ने, ताते पाकिस्तान में नहीं, बाहर वाले एम्प्लॉयर ने जो टाटा है उसका फॉरेन टैक्स रेट मिल गया है। पाकिस्तान वाले ने जो ताता है वो देखें, ये तरह मुझे टोटल कर लेने दें, एक मिनट। शुक्रिया। लेस टैक्स ताता बाय हमारा प्यारा एम्प्लॉयर 1400। किसी दिन आए वक्त कैद ना हो। $894 लिमिट्स क्रॉस कर गया 4 अपनी। टोटल इनकम बताएं, टैक्सेबल इनकम बताएं और नेट टैक्स पेएबल बताएं। टोटल इनकम बताएं, टोटल इनकम 454, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल इस तरह इसी को लिख दिया करें।
साथ वाला इतना नेक होना चाहिए कि उसको देख के अल्लाह की याद आ जाएगी, क्या माशाल्लाह। नहीं, शैतान की याद, ऐसे लफ्ज़ ना बोला करो ना, ऐसे लफ्ज़ ना बोला करो। बहुत नेक दोस्त बनाए अपना। A man is known by the company he keeps. अच्छा जी, पॉइंट नंबर बी पढ़ें। What other option is available? What other option is available to Basit for taxation of salary of area of? जनरल रूल नहीं पूछना, अदर ऑप्शन पूछ रहे हैं। 7 लाख रिसीव फ्रॉम एमएल एज पार्ट ऑफ फाइनल। रिवाइज्ड कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, दोबारा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने बैठ जाना। 7 लाख को क्या करते सर हम 5-5 नंबर के छोड़ आते हैं तो 1 नंबर का सामने पड़ा ही नहीं। नहीं, कभी कभी इजी मार्क्स दिए होते हैं, पढ़ लिया करें। तो आपको, मुझे पता है आपका एक लेवल है, 1-1, 2-2 नंबर की चीजें आप लोग छोड़ आते हैं पेपर में। आप वो तो मार्क्स देने वाली होती है माय डियर। भाई बिलाल को कहो सर के लिए बिस्किट लाए, जंक फूड सर के लिए, मीठे वाले मीठे वाले मीठे वाले। ओके, अच्छा आप लोग पेज नंबर 106 इसमें आप बताएं क्या लिख के आएंगे, जवाब लिखें। पॉइंट नंबर बी, वेयर सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर्स। बॉल पॉइंट मुंह चू कड्डो, बॉल पॉइंट नो रजिस्टर देखो लै जाओ। वेयर सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, कहां पे लिखें? ओ यार ये तो खुदा दा खौफ करें, ये एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है ना। अजीब हो तुसी केड़े पिंडों आए हो, पे एम्प्लॉयर लॉ मेकर ने पेड की क्यों लिखा हुआ है? पेड एम्प्लॉयर कर रहा होगा, एम्प्लॉय को तो रिसीव ही हो रही है। हद धुंधी क्या, अभी इन चीजों में भी लड़ेंगे आप मेरे से। पर सैलरी पेड उसने क्यों लिखा हुआ है बताएं? पेड बाय एम्प्लॉयर है ना, तो पेड बाय एम्प्लॉयर लिख लें, जिनको तकलीफ का लफ्ज़ नहीं बोलना होता। रिसीव बाय एम्प्लॉय लिख लो, जो मर्जी लिखो, मैं पेड ही लिखूंगा, चलो। हाँ, लकीर का फकीर, लाइन का बेगर। वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, वैसे 2 लिखा हुआ था, फिर मेरे से पंगे ले रहे थे। 2 लिखा भी हुआ था, पेड टू, रिसीव्ड के साथ बाय आएगा, तो थोड़ी बहुत तो साड़ी भी अंग्रेजी है। वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स and because of this employees income, ये लिख ही नहीं रहे कुछ लोग। because employees income is charged at high rate, because employees income is charged at higher rate। अब 1 नंबर है, एज कंपेयर टू द रेट एट बन जाने दे। ही मे गिव नोटिस टू कौमी चाचे के पुत्र है आपके कमिश्नर। ही मे गिव नोटिस टू कमिश्नर and elect 7 lakh to be taxed at the rate of the year, in which he earned salary, आगे लिखें फुल स्टॉप के माय। नहीं, आपको पहले ही पता चलने चाहिए तो कुछ शुगल हो रहा है। मैंने माय बोले तो माय लिखें, ये इस तरह ना किया करें मेरे साथ। कुछ लोग देखते हैं कोई दोहरी प्रोग्राम है। माय डियर एग्जामिनर, इट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू
Basit. My dear examiner, I forgot to solve point A, but I hope point B is correct. तो point B तो कर रहिएगा ना, point A ये तो point. Okay. अब point C के साथ लिख लें चैप्टर 15. ये हम चैप्टर 15 में देखेंगे. चैप्टर 15 में देखेंगे, चैप्टर 15 में. अच्छा, निकालें चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8. भाई मैं डियर, मैंने घर वालों को बताया हुआ है जिस टाइम पे पहुंचने हैं उससे पहले रास्ते एडिट की ऑप्शन खत्म हो गई है. अच्छा, चैप्टर 5 खोलें. चैप्टर 5. क्वेश्चन नंबर 20, पेज 77. कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. एंड पे ये ना लिखेगा, वेल आई थिंक दीज आर इंडिपेंडेंट. फॉर ईच ऑफ द अबव केस स्टेट वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज अ डिविडेंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी ऑर्डिनेंस 2001. स्टेट नहीं करना, खाली स्टेट करने तो बाद ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है. ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब है नहीं कि पूरे सफ़े ऐसे लिखा हो. वो बच्चे जज्बाती हो जाते थे, एक एक सफ़े का लिख रहे हैं. आपको तो लिखने का मौका दिया जाए, आप 2 सफ़े भर दें. वो कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर कंक्लूजन. C Limited, a loss-making entity with accumulated losses in its process of liquidation. During the year, the assets of the company are distributed among the shareholders. Assets are distributed among the, बैग में डाल दो, अपने नहीं उसके. The assets of the company. अच्छा जी, हमने क्या कहा था, कंपनी कहां से पैसा बांटेगी? accumulated profits में से. तो लिखें जी, in this case no accumulated profits are there. चलो ये रजिस्टर हम दोबारा खुलने लगे ना, पहले बंद हो गए सी. in this case no accumulated profits are there. यही है ना. So any distribution among shareholders will not be considered as, बोले डिविडेंड. ये डिविडेंड नहीं होगी. A foreign branch of D Limited, a Pakistani company, remits PAT to head office. हमने कहा था कि अगर पेट्रोल वाली कंपनी हेड ऑफिस को भेजे तो डिविडेंड नहीं है, लेकिन वैसे आम तौर पे अगर कोई पेट्रोल के अलावा वाली कंपनी अपने हेड ऑफिस को पैट भेजे, ये पैट की लॉजिक सुने क्या है. असल में कंपनी कमाती है 100 रुपया, उसके बाद कंपनी अपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे आपने कमाया 100, उसमें 29 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया. ये आपने 29 रुपए टैक्स देना होता है क्योंकि आप कंपनी है, ये कंपनी के स्टेटस के तौर पे आपने टैक्स देना होता है. आपने 29 रुपए टैक्स दिया कंपनी को, ये नहीं मिल रहा सफा, इनको नहीं मिल रहा सफा, मिल गया. इज इक्वल टू 100 - 29 इज इक्वल टू, अब ये 71 अगर पाकिस्तान की कंपनी है तो ये बांटेगी शेयर होल्डर्स में, वो डिविडेंड होगा. लेकिन अगर ये 71 फॉरेन कंपनी है तो पाकिस्तान में जो उसकी ब्रांच है वो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को नहीं जानती, वो अपने हेड ऑफिस में पैसे भेजेगी, फिर हेड ऑफिस शेयर होल्डर्स को देगा. उस वक्त पकड़ना मुश्किल होगा फॉरेन कंपनी को. तो डेट्स वाई लिख के आए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड
the remittance, as per the definition of dividend, the remittance of after tax profits the remittance of after tax profit by Pakistani branch of foreign company by दही क्यों बना रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वो सही कह रहे हो आप। इसमें उल्टी चीज है। ओके, a foreign branch of D, a Pakistani company remits its PAT to, वो तो उल्टी गंगा बह रही है सवाल में, उल्टी गंगा बह रही है सवाल में। देखें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फॉरेन कंपनी की ब्रांच कहां है? पाकिस्तान में। ये सवाल ने उल्टी कर दी, सॉरी, बैग मंगवाए। अच्छा, इसमें क्या है? आ फॉरेन ब्रांच, नहीं नहीं रहने दें, आ फॉरेन ब्रांच ऑफ अ पाकिस्तानी कंपनी। भाई ये तो डिविडेंड नहीं है, हमने तो इधर से कहां पैसे भेजने को डिविडेंड कहा था। इसको इस तरह बनाते हैं, मजा मजा एंजॉय करेंगे। टिक लगा लें, पाकिस्तान, होलैंड, होलैंड पोलैंड, होलैंड, पता नहीं डबल एन आते हैं हॉलैंड में, तो हॉलैंड वालों से पूछेंगे। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई कंपनी है नाइकी के नाम से बाहर के मुल्क में, उसकी ब्रांच है पाकिस्तान में, उसकी ब्रांच है पाकिस्तान में, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर उसकी ब्रांच है पाकिस्तान में तो नाइकी कंपनी की ब्रांच है पाकिस्तान में, तो ब्रांच क्या करे? ब्रांच कमाए 100 रुपया, 100 रुपया कमाने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स पे करे 20 और बाकी भेजे 71 फॉरेन हेड ऑफिस को। तो इसको हमने कहा था डिविडेंड। लेकिन सवाल ने आपको पता है उल्टी कर दी। उसमें क्या लिखा हुआ है? आ फॉरेन ब्रांच ऑफ अ पाकिस्तानी कंपनी। पाकिस्तानी कंपनी में मैं बाटा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को जरा कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। पाकिस्तानी कंपनी है बाटा, तो आ फॉरेन ब्रांच, इसकी ब्रांच है बाटा की हॉलैंड में। ओह, हॉलैंड वाले बाटा लिया तो बात बनी। तो हॉलैंड वाले बाटा के जूते पहन रहे हैं, साढ़े को नहीं तो हॉलैंड वाले बाटा के जूते पहन रहे हैं। अब फॉरेन ब्रांच रेमिट टू हेड ऑफिस, फॉरेन ब्रांच ने पैसा भेजा किसको? हेड ऑफिस को। अब भाई ये तो कहीं भी डिविडेंड की डेफिनेशन में फॉल, बहरहाल इसकी टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि फॉरेन ब्रांचेस जब पाकिस्तान को पैसा भेजती हैं तो पाकिस्तान की ब्रांचेस उनको पाक रुपीस में कन्वर्ट करती हैं और वो कंपनीज जो हैं फिर कंपनीज के रेट के मुताबिक टैक्सेस देती हैं। ये वाली साइड पे करना क्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वाली साइड डिविडेंड नहीं है, बस वो ये वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट करा था। बनाए, ये बात कितने लोगों को घर में पता चल गई थी और कितने लोगों को अब पता चला कि उल्टी हो गई है? डन, बनाए फिर जिन लोगों को अब पता चला है वो बनाए फिर। तो डिविडेंड कब बनेगा बोलें? जब फॉरेन कंपनी की ब्रांच हो और वो बाहर के मुल्क में क्या भेजे? पैसे। और अगर हमारी ब्रांच बाहर के मुल्क में है तो फिर ये डिविडेंड तो नहीं है।
अच्छा, अब इसका जवाब कैसे दे के आएंगे? नहीं, जवाब दे आना नहीं, मतलब लिख के आना ना, जवाब दे आएंगे। चलिए मेरे से सुन लें। रेमिटेंस ऑफ पैट by a branch of foreign company to head office is considered as dividend. However, remittance from foreign branch to head office in is not covered under the definition of dividend. इस तरह लिख के आएंगे। क्लियर? आगे चलें। अब जो हम लिख रहे थे काट दें उसको। ई ओए ज्यादा होगी। ई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी होती है, लोगों को लोन वगैरह देती रहती है। एडवांसेस अ लोन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स अंडर इट्स स्टैंडर्ड कमर्शियल टर्म्स। हमने कहा था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन देगी तो वो लोन शेयर होल्डर के हाथों में क्या बन जाएगा? डिविडेंड इनकम। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी कौन सी है? जो लोगों को लोन ही देती है, तो फिर शेयर होल्डर के हाथों में ये डिविडेंड। लेकिन सवाल ने तो बताया ही नहीं कंपनी प्राइवेट है या नहीं। एक्सेलेंट बताया हुआ है। वो पीबीटी का क्या मतलब है? लिखें, इफ अ प्राइवेट कंपनी गिव्स लोन टू इट्स शेयर होल्डर, इट इज डिविडेंड इनकम but if कोई हमारे कैफ के ग्रुप में आज कोई आया अननोन ज्वाइन द ग्रुप यूजिंग अ ग्रुप लिंक। देखो यार ये कौन है, जरा नंबर पता। अननोन लिखा हुआ है, अननोन ज्वाइन यूजिंग, पता नहीं अब कौन क्या करेगा। अभी ज्वाइन किया, अननोन ज्वाइन यूजिंग अ ग्रुप लिंक। अब ये देखो फिर ग्रुप संभाला नहीं जाएगा हमसे, पता कराओ ये कौन है। अननोन ज्वाइन यूजिंग, ये तो डर लगने लग गया मुझे ग्रुप में। अच्छा उसने नाम लिखा हुआ है अपना अननोन। अच्छा तो अच्छा बट इफ, चलो फिर बट इफ मतलब बट इफ लोन प्रोवाइडर इज अ फाइनेंस कंपनी, बट इफ लोन प्रोवाइडर इज अ फाइनेंस कंपनी, then it will not be dividend income for shareholder. Then it will not be dividend income for shareholder. Okay. क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आए और 19 में आके देखें मैंने मुझे ऐसे ना किया करें। मैंने देखें आपसे बात हुई है मेरी। कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। हर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस को देखें। बैंक बंद हो जाएगा? क्या सैलरी मिलनी है आपको? नोट फट के वो बदलवाना है। कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। नोट डाउन द गाइस। अल्फा लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। कौन सा पुर? रिलैक्स हो जाए ना, साथ वाले के कंधे के ऊपर अपना सर रख लें। अल्फा लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर हैज एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच इन कराची। आगे पर्पस जो मर्जी लिखा हुआ है। हमने पढ़ा था कि इफ अ पर्सन हैज अ ब्रांच इन पाकिस्तान देन इट विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड। ये वाला था ना। आप लोग ये लिख के आएंगे ना, सिंपल सी बात। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट और अ ब्रांच इन पाकिस्तान, देयरफॉर इट विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट। पार हो गया। बेटा पीएलसी अ मिडल, पता है मुझे भी बेटा, थोड़ा सा हमने भी पढ़ा हुआ है। बेटा पीएलसी अ मिडल ईस्ट रिटेल चोन हैज अ लाइजन ऑफिस इन लाहौर। इसका लाइजन ऑफिस किधर है? लाहौर में। दैट इज लिमिटेड टू नेगोशिएशन द परचेज ऑर्डर्स। तो लाइजन ऑफिस, अच्छा वैसे पूरा लिखा है, लाइजन ऑफिस इज नॉट कंसिडर्ड एज पी
However, if it deals in the negotiation of sale contracts, then it is P. But if it deals in negotiation of purchase contract, then I forgot what was it. Acha, then it will not be considered as a P. Gamma Ogame हालचला गैमा लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चीना. कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेटेड रख लें, जो रखना है भाई, जो रखना है रख लो. एलो फड़ अभी. गैमा लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन चीना, प्रोवाइडेड engineering consultancy in Pakistan through employees who stayed for less than 90 days. Oh yes, less than 90 days. Less than 90 days. Yeah, that's the 90 days. Less than 90 days. Carrying the definition of PE. Oh no. It is point number D. Okay. So there is no limit of number of days. तो हम लिख के आएंगे as per the definition of permanent establishment as per point D. I forgot inside the point D, but it is P. Will it work? Sir, ये जो थ्योरी है ये याद करनी है सर. ये याद करनी है. तो चाचे के पुत्र याद नहीं करनी, और क्या करनी है. अच्छा, हम अपने 4 मिनट को आज कीमती बनाएंगे. अच्छा, वो अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे. सिलेबस में कर लें एक तो एसोसिएट्स की डेफिनेशन और डिविडेंड की डेफिनेशन और रॉयल्टी की और सैलरी का चैप्टर. एसोसिएट, डिविडेंड, रॉयल्टी और सैलरी का चैप्टर. अच्छा, पीछे रहे पीई की डेफिनेशन गई है भाई, अगली दफा डालेंगे पीई की डेफिनेशन. और उससे अगले मंडे से तो आपके वैसे ही शुरू हो जाने हैं टर्म टेस्ट. ये भी याद कराना, वो ग्रुप में मैसेज करवाएंगे. टर्म टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन असी प्रैक्टिस करा कर मर गए. प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नो 4:12 हो गए ना. आई सेड 4:15. 2 मिनट उठूं भी तो जाया कराए सी. ये क्यों नहीं खुल रहा भाई ये. हाँ. अच्छा, many students fail to perform well because of not comprehending what the question is demanding and committing silly mistakes. It is again advised, कहता है मेरा क्या पता मैं किसी दिन चला जाऊं. तो जाते जाते मेरा मशवरा है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात से ज़िंदगी में काम लें. ज़िंदगी के अंदर बड़े ख़तरनाक मोड़ हैं. सवाल की रिक्वायरमेंट को खुदा के लिए सही तरीके से समझ लिया करें. उनको अपनी अप्रोच मेथोडिकल बनानी पड़ेगी. अभी नॉन मेथोडिकल अप्रोच से चल रहे हैं. स्टडी की तरफ तो उनकी अप्रोच है ही कोई नहीं, तो मेथोडिकल कहाँ से बनाएंगे. एंड शुड नॉट रिलाई ऑन सिलेक्टिव स्टडी. सर ये छोड़ दें सर, पी छोड़ के गया था सर, वही पी आ गई. चैप्टर 1 में पहला सफ़ा छोड़ा था वो भी आ गया सर. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू मेमोराइज, कहते हैं कई से ज़्यादा रट्टे मार के जो है वो पतले हो गए हैं. वेरियस सेक्शंस ऑफ लॉ बट डू नॉट अंडरस्टैंड द क्रक्स, डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. Definition आंधी पूरी. They do not understand the ground. This causes them to stumble while attempting the paper in the examination hall. कहते हैं बाहर स्टम्बल कराया करो, अंदर आके स्टम्बल हो रहे होते हैं. हम भी स्टम्बल हो जाते हैं. A good number of students they can trick me. ये दिल पे ले गया. ये आप लोग कहते नहीं पर्सनल हो गई. A good number of students, a good number of students think that they can trick me by reproducing whatever they know about a certain topic instead of answering what I am asking. ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਪੀ की डेफिनेशन में 2-4 पॉइंट लिख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ. they can trick me. वो रूल बजट में कुछ रूल चेंज होते हैं. द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट वाज अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्टरी मेनली ड्यू टू सफिशिएंट प्रिपरेशन. सॉरी अन और इन था. सॉरी. The performance of the candidate was unsatisfactory mainly due to insufficient preparation. आप लोगों की तो sufficient preparation है. Poor grasp वाला मसला तो हमने हल कर लिया हुआ है. Grasp तो strong होगी भी है on the law and lack of presentation skills. भाई इसमें पता है होता क्या है, आप लोग वर्किंग करके रखाते हैं और उसे कहते हैं कि लबो. मतलब मैं रेफर नहीं करा, लब चैलेंज ढूंढो. मैंने कहा ये फिगर निकाल लिया.
कहते हैं मेरा कोई पता नहीं, मैं चला जाऊं, जाते जाते एक मशवरा दे दूं, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, कहते हैं मैं जाते जाते आपसे एक बात करना चाहता हूं, they will only get the marks for the portion of the answer which is relevant. They will not get any credit for whatsoever displaying the knowledge of any area which is irrelevant. Hence, they should refrain from giving giving irrelevant details. Reasons of failure. Sir, ये history of tax laws आने selective. Lack of understanding the requirement. अच्छा, ये theory का सवाल था, मुझे देख देख ना फिगरें नजर आ रही थी, numerical लग रहा था मुझे. प्रोड्यूसिंग इररेलेवेंट मटेरियल, हाँ डेफिनेशन में लिखा है, देख लेगा उसमें से कौन सा पॉइंट उसने पूछा हुआ था. एंड लैक कम्युनिकेशन, हो तो पुत्र तेरा ओरल पेपर हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन कर लें इसको, कम्युनिकेशन कहते हैं, लिखने को भी कम्युनिकेशन कहते हैं, तो नहीं कहते होंगे, हमें तो आदमी. क्वेश्चन वाइज एग्जामिनर कमेंट्स. अच्छा, एक इसमें बड़ा मजे का एग्जामिनर कमेंट है हमारा, एक में पूरा टाइम हो गया. अच्छा, एक दफा डेफिनेशन उसने पूछी मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चर. अब मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन काफ़ी तफसील से लॉ में लिखी हुई है, लेकिन बच्चों ने जो है वो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन क्या लिखी, ये सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे. कहते हैं द क्वेश्चन रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई हु आर मैन्युफैक्चरर्स अंडर सेल्स टैक्स. वेरी फ्यू स्टूडेंट प्रोड्यूस आंसर, मेनी ऑफ द आंसर्स वर इन जनरल टर्म, where they gave very vague replies. A person who is registered as manufacturer and who manufacture is called manufacturer. They are trying to trick me. How dare you? Jai.